आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज यूनिट 10 जो हमारी चल रही है उसका एक यात्रा वृत्तांत है। जो अग्गे जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जिन्हें अग्गे नाम से जानते हैं, अग्गे नाम प्रेमचंद जी ने दिया हुआ है, आपको पता ही है। जैनेन्द्र ने कहा था, अग्गे ने किसने कहा था? जैनेन्द्र ने कहा है। किसने? जैनेन्द्र ने। तो जैनेन्द्र ने अग्गे नाम दिया है। इनका यात्रा वृतांत है, अरे यायावर रहेगा याद। क्या रहेगा? अरे यायावर रहेगा याद। इसके आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या निकल के आते हैं, इसको हम समराइज करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और याद रखिए अग्गे नाम जैनेन्द्र ने दिया है, आप अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने की कोशिश करिए रफली। तो अग्गे नाम किसने दिया है? जैनेन्द्र ने। लेखक जो जैनेन्द्र, उन्होंने अग्गे नाम दिया है। तो हम इस पे आ जाते हैं, जान लेते हैं। काइटैन का है अग्गे का ये चित्र है, आप देख सकते हैं अग्गे इस तरह से दिखते थे जो आपके सामने दिख रहे हैं। अरे यायावर रहेगा याद में रचनाकार कौन है? अग्गे, जिन्हें सच्चिदानंद वात्स्यायन अग्गे बोला, हीरानंद वात्स्यायन अग्गे। प्रकाशन तिथि 1953 है। क्या आ जाती है? 1953। जो 1953 में ये प्रकाशित हुआ था। 1953 क्या हो जाएगा? 1953 में ये प्रकाशित होता है। याद रखिए किसमें? 1953 में, 1953। ये जैसे आपको यहाँ पर मैं रब करके दिखा रही हूँ, जिससे आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे, जैसे 1953 हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता चल गई है, 1953 है। तो ये चीज़ भी आपको लिखनी है कि प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए कौन सा कब है। तो 1953। आगे का जन्म जो हुआ था 7 मार्च 1911 में, कुशीनगर देवरिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर देवरिया में हुआ है। और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 1987 में दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। ये गलत है, जैनेन्द्र ने दिया है, प्रेमचंद ने नहीं। यहाँ पर किसने दिया है? जैनेन्द्र ने। इनको अग्गे नाम इनको जैनेन्द्र ने दिया है। किसने दिए? अग्गे इनको, लेखक को अग्गे जैनेन्द्र ने कहा था। याद रखिए किसने कहा था? जैनेन्द्र ने कहा था। ये ध्यान रखना है। ये प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं, तार सप्तक के जनक है। तार सप्तक जो है, तो प्रथम तार सप्तक के कवि भी हैं और तार सप्तक के जनक भी हैं और प्रयोगवाद के जनक भी कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि प्रयोगवाद के जनक कौन है? अग्गे ही है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। इन्हें जैनेन्द्र ने, अग्गे नाम इनको जैनेन्द्र ने कहा था। किसने कहा था? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र। ये थोड़ा सा वैसा लिख रहा है, इसे हल्का सा लाइट कर लेती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। हाँ, जैनेन्द्र। किसने कहा था? जैनेन्द्र। तो जय पे दो मात्रा, नेन्द्र, ऊपर अनबिंदु लिखा लगा के और द्रा बना दिया मैंने, ऐसे आपको पता चल गया ये जैनेन्द्र ने कहा था। प्रयोगवाद के जनक है। और 1936 से 1937 में, 36 से 37 एक साल में इन्होंने सैनिक और विशाल भारत, कौन सी इन्होंने पत्रिका कौन सी निकाली है? संपादन जो किया है, सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य जो किया है, किसका किया है? सैनिक और विशाल भारत। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पत्र पत्रिकाओं वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सैनिक और विशाल नामक पत्रिकाओं, विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने 1936-37 एक वर्ष में किया था। याद रखना। इनके दो यात्रा संस्मरण हैं, दोनों याद रखने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। तो इनके दो यात्रा संस्मरण हैं। इनके दो यात्रा संस्मरण है। अरे यायावर रहेगा याद। इसमें अग्गे ने असम से लेकर पश्चिमी सीमा प्रांत तक की गई यात्रा का वर्णन किया गया। असम से लेकर पूरी पश्चिमी सीमा, तो पूर्वी पश्चिमी हो जाती है ना,
तो पश्चिमी सीमा तक जो है पश्चिमी सीमा प्रांत जो भी रहे हैं, राज्य रहे, स्टेट रहे, वहां तक की यात्रा का इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने सिर्फ दो ही यात्रा संस्मरण, ये पूछ सकते हैं एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा साइन थे, आपके एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। ये इसी तरह से जो एक नंबर में बनाए जाते हैं इनके देने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए एक बूंद सहसा उछली यात्राओं से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अक्के ने जन जनक जानकी 1984 यात्रा पुस्तक का संपादन भी किया था। संपादन कार्य कौन सी पुस्तक का किया है? जन जनक जानकी का संपादन का, जो यात्रा पुस्तक का संपादन कार्य भी किया है, संपादन भी किया है। और इनके दो यात्रा साहित्य यात्रा संस्मरण है, एक बूंद सहसा उछली और या अरे यायावर रहेगा याद, जो है ये भारत की है, और एक बूंद सहसा उछली विदेशी यात्रा की है। ये दो है, याद रखिए। अब यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों, इस साथियों महत्वपूर्ण बिंदु, ये 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये यात्रा साहित्य है, अरे यावर याद रहेगा, ये 8 उसमें है, किसमें है? 8 चीजों में विभक्त है, 8 पॉइंट में, 8 शीर्षक में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, जब एलिमिनेट करके जो लाइंस में क्वेश्चन आते हैं कितने शीर्षक है, तो 8 शीर्षक हैं। तो पूरे इसमें से कौन सा वाला है कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन, ये तो आपको याद होने चाहिए कि इसमें परशुराम से तुरखम या किरणों की खोज में, या देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा माजुली, बहता पानी, निर्मला, सागर सेवियत, मेखलित, ये कौन कौन से हैं कौन से नहीं है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। इम्पोर्टेंट चीजें हैं बच्चों, आपको ये पता होनी चाहिए कि लेखक जो अज्ञे हैं यायावर रहे हैं, घूमने फिरने वाले जो आदमी होते हैं उन्हीं को ही यायावर क्या कहा करते हैं। यायावर किसे कहते हैं, आप लिख लीजिए, यायावर का अर्थ है घूमने फिरने वाला आदमी। और 1953 में ये आपकी प्रकाशित भी हुई है यात्रा वृतांत। और इसमें स्थानों का जो वर्णन किया है इम्पोर्टेंट है। भारत भ्रमण जो किया है इन्होंने असम, असम से लेकर किया गया है ना, बताया गया है। असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, लाहौर, हिमालय क्षेत्र की यात्रा, मनाली तक, मनाली और कुल्लू तक है ना, हिमालय क्षेत्र की, तो मनाली कुल्लू इन सब जगहों पे इन्होंने की है। तो याद रखना, मनाली कुल्लू इस जितनी भी है यहाँ तक यात्राएं इन्होंने की है। और इसकी विशेषताएं जो निकल के आती हैं, किसी भी स्थान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भौगोलिक के बारे में जानकारी मिलती है जब यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ सारी चीजों के बारे में लिख रहे हैं, हर जगह गए हैं ये, उन्होंने एक पॉइंट 8 शीर्षक में बांटा है। तो यहाँ की जो संस्कृति है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है यहाँ की, इन सब की जानकारी इससे मिलती है। 3 चीजों की याद रखिए, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक वर्णन यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लिख लीजिए पॉइंट में, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक वर्णन भी मिलता है। अब सबसे पहले आ जाते हैं, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर कि लेखक ने यहाँ पर सैनिक के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में और स्वास्थ्य कारणों से की गई है। ये क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं किन कारणों से लेखक ने यात्रा की थी, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो सैनिक के रूप में, दूसरा वैज्ञानिक के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में, और तीसरा स्वास्थ्य, हेल्थ इनकी जब खराब हो जाती है, जब ये हेल्थ के उससे घूमने के लिए जाते हैं। अब पहला आ जाता है परशुराम से तूरखम। परशुराम भी एक जगह है, वहाँ मंदिर की तरह है। और परशुराम से तूरखम की बात कर रहे हैं, या तूरखम एक टायर की कहानी के बारे में, राम कहानी है उसके बारे में बात करते हैं। जब ये ट्रक पे सवार होके जाते हैं तो ट्रक का टायर जो है बहुत ही खराब होता है, उसकी लाइट भी नहीं जल रही होती, पूरी कहानी है वहां पर। तो जी कहते उसकी स्थिति भी उसी तरह से है। एक टायर, जो टायर की राम कहानी बता रहे हैं कि टायर कैसा है, बत्ती कैसी है। चांदनी रात में तो हमें सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसकी जब जो ट्रक की लाइट है सिर्फ वो रास्ता बताने के लिए ही काफी है, बाकी चीजें उसमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ये सारी बात इसमें परशुराम से तुरखम तक बोली है, तुरखम एक जगह है, परशुराम भी जगह है, इन सब के बारे में बोले, परशुराम से तुरखम कैसे पहुंचे, इन सब का वर्णन मिल रहा है। तो इसमें ये असम का, परशुराम से तुरखम में क्या है, यहाँ पर असम का वर्णन है, याद रख लीजिए। राम कहानी में यहाँ पर असम का वर्णन किया गया है, किसका? असम।
तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसका वर्णन है इसमें, असम राज्य का। परशुराम से तुर्खम में असम राज्य का वर्णन किया गया है। और ये इन्होंने एक सैनिक के रूप में की थी। जो सैनिक के रूप में जाते हैं ना, तो ये यहाँ पर कैसे गए थे, सैनिक के रूप में यहाँ पर गए हैं। तो याद रखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर परशुराम से तुर्खम में इन्होंने किसकी, टायर की राम कथा में इन्होंने असम में सैनिक के रूप में यात्रा की है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है कि असम राज्य में सैनिक के रूप में कहा यात्रा की है। और टायर अग्गे ने खुद को कहा है। यहाँ ये प्रश्न आपको एंटी उठा सकता है, टायर की ये किसे कह रहा है, ये टायर, वो टायर ट्रक का टायर ना होकर वे खुद को, वो टायर अपने आप को खुद को बोल रहे हैं। ये सारी बात यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे ये है। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं कि आज मैं जो राम कहानी कहूंगा, यहाँ पर लिखते हैं कि आज मैं जो राम कहानी कहूंगा वह भी मेरी राम कहानी इसलिए नहीं है कि वह मेरी चालक की कहानी है। ये मेरी अपनी राम कहानी नहीं है, यहाँ के बारे में भौगोलिक क्षेत्र हर चीज के बारे में बताते हुए ये सब की कहानी बन जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी है, तो आपको पता चल गया। दूसरा है किरणों की खोज में। किरणों की खोज में यहाँ पर जाते हैं दूसरा। तो ये दूसरा जम्मू कश्मीर का वर्णन है। यहाँ पर किसका है, जम्मू कश्मीर। जे जे एंड के वाला बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर जे के बोल सकते हैं, जे हो जाएगा। ओके, जाओ का लिख दिया मैंने, जा और के बना दिया। जम्मू कश्मीर का यहाँ पर वर्णन है किरणों की खोज में। किसका वर्णन है, कि- किरणों का वर्णन है। तो यहाँ पर इन्होंने जो इसमें बताया गया है किरणों की खोज में, तो यहाँ पर ये किरणों की खोज में जाते हैं साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में जाते हैं। यहाँ पर कैसे जाते हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में यहाँ गए हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ कैसे गए हैं, एक वैज्ञानिक की खोज में जम्मू की यात्रा कर रहे हैं, एक वैज्ञानिक के रूप में गए हैं, जैसे साइंटिस्ट होते हैं। इसमें इन्होंने लेखक को मिलाकर 5 लोगों का दल गया था, 5 लोगों का दल, 5 पीपल गए थे, लेखक समेत 5 लोग गए थे। कितने, 5 लोग गए थे यहाँ पर। कितने, 5 पीपल, 5 L लिख दिया है ना, जिसमें अज्ञे थे। नाम लिख लीजिए, एक तो अज्ञे, नाम पूछ सकते हैं, गुरु रहमत, बड़े जोशी और छोटे जोशी। तो अज्ञे थे गुरु 2 और रहमत 3, बड़े जोशी और छोटे जोशी। नाम 5 को याद रखिए। 5 लोगों के दल में कौन कौन है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अज्ञे हैं, गुरु हैं, अज्ञे गुरु, क्योंकि पात्रों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अज्ञे हो गए इसमें, अज्ञे, गुरु, छोटे जोशी, बड़े जोशी। नाम लिख लीजिए, अज्ञे, गुरु, बड़े जोशी, छोटे जोशी और रहमत। ये 5 लोगों का दल है। यहाँ पर इन्होंने जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ नगर जो है, तो उसमें कॉस्मिक किरणों की खोज में जाता है। किसकी खोज में जाता है, यहाँ पर कौन सी किरणें हैं, कॉस्मिक किरणों की खोज में। तो आपको पता होना चाहिए, कॉस्मिक किरणों की खोज में कौन सी किरणें हैं, कॉस्मिक किरणों की खोज में जाता है कि कॉस्मिक किरणें क्या है। तो कॉस्मिक 5 लोगों का दल गया है, 5 लोग हैं, जम्मू कश्मीर है और श्रीनगर में ये कॉस्मिक किरणों की खोज में जाता है। और यहाँ पर जो काश, यहाँ पर एक यंत्र का वर्णन किया गया है। यंत्र क्या है, कॉस्मिक किरणों की खोज का जो यंत्र है उसका नाम तोते का पिंजरा है। तोते का पिंजरा पूछ सकते हैं, तोते का पिंजरा। तो तोते के पिंजरे के बारे में नोट करके लिख लीजिए। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ मैं बता रही हूँ कि लोग की खोज में तोते के पिंजरे के बारे में बात कर रहे हैं कि तोते का पिंजरा या आकस्मिक किरणों का यंत्र है। किरणों की खोज में ये जम्मू कश्मीर गए, जम्मू JNK गए। और कश्मीर की यहाँ पर इन्होंने जैबुन निशा का भी वर्णन किया है। किसका, जैबुन निशा का भी वर्णन किया है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है देवताओं के अंचल में। थर्ड पॉइंट है देवताओं के अंचल में। ये तो स्वास्थ्य से रिलेटेड ये गए थे, यहाँ पर स्वास्थ्य से इसके रिलेटेड काम में गए थे यहाँ पर। तो ये
एक कुल्लू, देवताओं के अंचल में जाते हैं कुल्लू में। स्वास्थ्य इनका खराब रहने लगा था, तो ये देवताओं के अंचल में और मौत की घाटी, दो जगह में बताया है। ये दोनों जो है ये स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड, पहला तो हो गया आपका सैनिक के रूप में, दूसरा आपका वैज्ञानिक के रूप में हो जा गया, और तीसरा और चौथा ये स्वास्थ्य हेल्थ। हेल्थ एच बनी हूँ, हाँ भी बना सकती हूँ, हेल्थ या स्वास्थ्य, यस करके आप ऐसे स्वा लिख देते हैं, लिख सकते हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित देवताओं के अंचल में और मौत की घाटी में, ये दो जगह जो गए हैं ये स्वास्थ्य के अंचल में गए हैं। देवताओं का अंचल कुल्लू है और मौत की घाटी मनाली को कह रहा है। मौत की घाटी, माँ से मौत, माँ से मनाली, देवताओं के अंचल कुल्लू के, कुल्लू, कु कू कर ले, कू, कू, यहाँ पर सिर्फ कू भी लिख लेंगे तो आपको पता चल जाए। कुल्लू, देवताओं के अंचल में कुल्लू, मौत की घाटी, माँ से मनाली, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से गए थे। देवताओं के अंचल में बताया गया है कि लेखक जब काम कर रहे थे, इन्होंने देश के लिए भी बहुत सारे कार्य किया था, इन्हें नजरबंद कर दिया गया था। एक स्टोरी है इसी में ही, देवताओं के अंचल में इन्हें जब नजरबंद के बाद इनके लिए छोड़ा जाता है, 1.5 वर्ष बाद, जब 1.5 ईयर हो जाता है, 1.5 वर्ष बीत जाता है, 1.5 साल बीत जाता है, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि आने का मन करता है, नजरबंद भी रहते हैं, तो ये इजाजत लेके, नजरबंद भी है फिर भी इजाजत लेके कहाँ जा रहा है, कुल्लू जो है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को ही पूरा बोल दिया, जो हिमाचल प्रदेश है उसे पूरा इन्होंने कुल्लू बोल दिया। तो ये वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, वहां पर ये कि इन्होंने हेल्थ के से तो गए, लेकिन वहां पर उन्होंने उपन्यास लेखन का भी कार्य किया है। स्वास्थ्य के रिलेटेड तो गए ही हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने उपन्यास लेखन का भी कार्य किया है। याद रखना, इन्होंने क्या करा है, उपन्यास लेखन का भी कार्य किया है। ये इतना याद लिखेंगे। एक तो स्वास्थ्य से रिलेटेड एंड, और स्वास्थ्य से रिलेटेड और उपन्यास लिखने के लिए, और यहाँ पर एक इन्होंने पोएम भी लिखी है। देवताओं के अंचल में यहाँ पर जब रहे हैं इस समय, इन्होंने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है, इंग्लिश पोएम लिखी है यहाँ पर, प्रिजन डेज एंड अंडर पोएम इन्होंने लिखी है। डेज प्रिजन डेज एंड अंडर पोइम, प्रिजन डेज एंड अंडर पोइम, ये इन्होंने यहाँ पर पोइम लिखी है। और जब ये यहाँ पर गए थे, यहाँ पर देवताओं के अंचल में कुल्लू गए हैं, तो यहाँ पर इन्हें लेने कौन पहुंचा है, तो बैनन बंधु जो थे, वो आए थे। तो ये बैनन बंधु कौन लोग थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में आकर बसने वाले सबसे पहले जो बंधु थे, उनका नाम कर्नन बैनन था। तो उन्हीं के जो रिलेटिव और आगे की पीढ़ी बढ़ती चली गई, तो उन्हें बैनन बंधु लोग बोलने लगे। तो बैनन बंधु लोग लेने आए थे। कौन? बैनन, बापे ऐ की मात्रा, देवताओं के अंचल में बैनन, याद रखिए, बापे ऐ की मात्रा न और ना, बैनन बंधु। तो ये याद रखिए, बैनन बंधु इन्हें लेने आए हैं मौत की घाटी में। आपको पता चल गया, मनाली का ही वर्णन इन्होंने कहा है कि वो ऐसी देखने में लगती है मौत की घाटी के जैसी, यहाँ पर अब मौत आई। यहाँ पर इनकी एक कथा हुई थी, किसी ने इन्हें, जब मनाली में घूम रहे थे तो वहां के लोगों ने इन्हें अलग देश के, अब समझ लिया कि यहाँ पर ये मतलब है अ, हमारी जासूसी करने वाला समझ लिया, फिर इन्हें पकड़ ले जाते, इसलिए इन्होंने इसका नाम मौत की घाटी रख दिया मनाली में। ये किसी तरह से वहां से छूटते हैं, इन्हें फिर ये बताते हैं कि मैं तो यहाँ पर घूमने के उससे आया हूँ, मैं कोई जासूस नहीं है, इसलिए इन्होंने इसका नाम, ऐसी स्टोरी है इसमें, मौत की घाटी लिखा है। तो यह आपको पता चल गया होगा, इतना हमने बता दिया है। ऐसी एलूरा की गुफाओं के बारे में बताया गया है, और माजुली के बारे में बताया है, बहता पानी, निर्मला सागर, सोवियत संघ से, ये सारी चीजें इसमें पता चल गया है कि कन्याकुमारी से लेकर जो वर्णन है, उसका सारा वर्णन इसमें मिलता है। ये सारी चीजें इसके बारे में बताते हैं, ये पूछ सकते हैं इसमें जगहों के नाम हैं, वो सारे इसमें बताए गए। आगे ऐसे ही हम पढ़ते चले। ये आर्ट है, आर्ट की याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऊपर के बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब इसी में आगे पढ़ते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक क्लासिक यात्रा संस्मरण है। कैसा है? क्लासिक यात्रा संस्मरण है।
और अगला पॉइंट इसमें यह है, अज्ञे ने इस कृति में बिना किसी लाग लपेट के संस्कृति समाज और सभ्यता पर बेबाक विचार रखते हुए समग्र भारत के सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। जब इन्होंने यात्रा साहित्य पूरा लिखा है, यात्रा वृत्तांत, तो वहाँ के कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, किस तरह का वहाँ का खान पान है, पूरी संस्कृति को इसमें, सभ्यता कैसी है, ये सब पूरा समाज के बारे में इसमें लिखा है। जब भी किसी का आप यात्रा साहित्य पढ़ते हैं तो वहाँ का वो किसी एक व्यक्ति का ना होकर पूरे अंचल का, पूरी जगह का बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पर आगे के बारे में बताई जा रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अगला है, इन्होंने अपनी एक भूमिका में एक बात कही थी। ये भूमिका हर एक आप उपन्यास यात्रा साहित्य की आपको पढ़ना चाहिए। मैं एक इम्पोर्टेंट मुझे याद आ गई, भूमिका में इन्होंने कुछ पॉइंट कहे थे, एक दो लाइन है इनकी, कि ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती उतनी भीतरी भी होती, जितनी भारी और भीतरी भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक बार फिर से लाइन बोल रही हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर लाइन है वो सुन लीजिए। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी भी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है जो मैंने बताई है, इनकी भूमिका से ली गई है। यहाँ पर बताया गया है, इस कृति में अज्ञे ने स्थान का भारी वर्णन भर प्रस्तुत नहीं किया, अपितु किसी स्थान विशेष को देखकर, वहां के स्थान को देखकर मन में उठने वाली जो उनकी भावनाएं थी, प्रतिक्रियाओं को भी यथास्थान व्यक्त किया। जैसा था यथास्थान मतलब जैसा है वैसा ही रख दिया है, उसके बारे में बता दिया है। ये सारी बात यहाँ पर आगे बोलते हैं। लेखक ने अपनी एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति के शीर्षक बनकर पंक्तियों को शीर्षक बनाकर मनुष्य एवं प्रकृति के अंतर संबंधों को बराबर विश्लेषण किया है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध कविता के रूप में भी बताया है। एक कविता इन्होंने लिखी है स्टार्टिंग में ही भूमिका में, पार्श्वगिरी का नर्म चीड़ों पर डगर चढ़ती उमंगों, बिछी पैरों पर नदी सी जीव दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंखें भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः जाऊंगा भले ही बरस बिंदु, अभिमन युगों के बाद क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। तो बीस आपको ये पंक्ति याद होनी चाहिए, दो तीन लाइन की है, चार पांच लाइन की, तो आप याद कर लीजिए। पार्श्वगिरी का नम्र चीरों पर डगर चढ़ती उमंगों, बिछी पैरों में नदी सी जो दर्द की रेखा। तो ये पंक्ति है, आप देख सकते हैं, उनकी भूमिका में मिल जाएगी। बहुत है, पूछ सकते हैं आपसे कि कहाँ की पंक्ति है। तो पार्श्व आपको पता होना चाहिए, पार्श्व कैसे लिखते हैं, एक बार लिख के बता रही हूँ। पार्श्व याद शलगम वाला है ये पार्श्व। तो ये पार्श्वगिरी इसके बारे में बोल रहे हैं कि पार्श्वगिरी बोल रहे हैं कि पार्श्वगिरी का नम कीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों से, बिछी पैरों में नदी सी जो दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा भले ही बरस दिन, अनमिन युगों के बाद क्षितिज ने क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। अब इसमें एक चीज और याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लोग के लिख रहे हैं इन्होंने इसमें, चित्रों का भी वर्णन, चित्रों जो चित्र होते हैं, चित्रों को प्रस्तुत किया। कुछ चित्र यात्रा वृतांत में अपने चित्रों को, जो इमेज उन्होंने क्लिक करी होंगी, जो बनाई होंगी, कुछ चित्रों को भी यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। और मौत की घाटी आपको बता ही दिया, मनाली का वर्णन है। इंपॉर्टेंट पूछ क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि मौत की घाटी में वर्णन किसका है, तो मनाली का है। यहाँ पर मौत की घाटी में किसका वर्णन है, मनाली। यही क्वेश्चन ये पूछ डालेगा कि मनाली, यही एकदम डालेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनाएगा कि मौत की घाटी में किसका वर्णन है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो मनाली का वर्णन है। ये सारे मैं जितना भी बताने की कोशिश कर रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुछ चीजें लिखी हैं, कथन है और भूमिका में लिखा है। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने देखो यहाँ दी है। अज्ञे ने अरे यायावर रहेगा याद की भूमिका में लिखा है, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, ये देख लीजिए, यहाँ से स्पष्ट है कि अरे यायावर रहेगा याद जैसी पुस्तकों को उनसे मिलने वाली
भौगोलिक अथवा प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखेगा और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी भी। मैंने अभी आपको ऊपर बोला ही था, यही वही लाइंस हैं कि जितनी एक व्यक्ति की यात्रा जितनी भारी होती है उतनी भीतरी भी। ये वही बहुत अच्छी लाइन है, स्पष्ट है, ये पूरा आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ये लिखा है। अरे यायावर रहेगा याद जैसी पुस्तकों को उनसे मिलने वाली भौगोलिक प्रादेशिक जानकारी के लिए नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसी यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए, जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उसका स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा जो होता है, जो इस तरह की पुस्तकें लिखी जाती है उसका ब्यौरा, जो पूरी जानकारी होती है, ब्यौरा मतलब पूरी लिखी गई जान एक व्यक्ति एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है नहीं होता है, बल्कि वह यात्रा जितनी भारी होती उतनी भीतरी भी होती है। इम्पोर्टेंट है ये, आपको पता होना है। यही उठा के पूछ सकते हैं ये पंक्तियां कौन से रचना की हैं, तो यायावर या अ, अरे यायावर रहेगा याद की है। आगे है, आगे की इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि इन पुस्तकों का एक टूरिस्ट गाइड की हैसियत से नहीं लिखा गया है। साहित्य के क्षेत्र का बहुमूल्य योगदान है। कितना? बहुत ज्यादा बहुमूल्य, इस बहुत ज्यादा योगदान है, और ऐसे उसी तरह देखा जाना चाहिए। इनमें अज्ञे ने यात्रा के माध्यम से व्यक्ति मन के भीतरी परतों को देखने का प्रयास किया कि व्यक्ति के मन में क्या क्या भाव विचार उत्पन्न होते, उन सब को रख डाला है। अभी कथन जो आते हैं कुछ यात्रा साहित्य से रिलेटेड, राम स्वरूप चतुर्वेदी का इम्पोर्टेंट कथन है। ये भी पूछ सकते हैं किसका कथन है, किस यात्रा साहित्य के बारे में है, वो आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, क्या बोलते हैं आप जान लेते हैं। यात्रा मानो विराट मानवीय विकास का ही एक सीमित प्रतीक है। इस दृष्टि से यात्रा संस्मरण लेखक और पाठक दोनों के लिए एक अदीम प्रतीक या पुराण कथा की भांति बार बार अपने को रंग लेता चलता है। मीसी बोलना चाहती है यात्रा है, कोई लिखता है या तो लेखक है या पाठक या पढ़ने वाला या लिखने वाला है, दोनों ही एक अच्छी इसको पढ़ते, अगर लेखक लिख रहा है तो सोच विचार करके वो बहुत सारी बातें वो इस तरह से लिखता है कि कथा के रूप में आ जाए, और पाठक को पढ़कर वो बार बार अपने आप को उसमें बसा लेता है कि शायद वही इन सबको जी रहा है, वह भी लेखक के साथ वह भी यात्रा कर रहा है, उन जगहों का, उन भौगोलिक स्थिति का, उन सांस्कृतिक चीजों का, सबका वो अपने आप जी रहा हो। अगर हम भी कोई उपन्यास नाटक रेखाचित कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें अपने आप को खुद को ही बसा लेते हैं, सोचते हैं, वो जैसी वो चीजें बताते जाते हैं वैसी हमारे माइंड में तस्वीरें भी उभरती ही चली जाती है। तो इसलिए से हम अपने आप को रंग लेते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। अज्ञे स्वयं क्या कह रहे हैं? अज्ञे स्वयं क्या कहते हैं इस बारे में? संस्मरण ने पूरी यात्रा का रूप नहीं लिया, केवल एक चौकठा प्रस्तुत किया है जिसमें से उस यात्रा का अवलोकन किया जा सकता है। यात्रा संस्मरणों में वृतांत प्रस्तुत करने का यह ढंग नया भी है और बहुत पुराना भी है। पाठक के लिए भी यहाँ नयापन और पुरानापन दोनों होंगे, और स्वयं मेरे लिए भी है। पुरानेपन में भी नयापन इस दृष्टि से है, इस नजरिए से है कि इसमें तीर्थ यात्री की धर्म भावना का स्थान मिथक के अन्वेषी की विस्मय भावना से लिया गया है। तो मीन्स यहाँ कहने का मतलब यही है कि हर पाठक के लिए या मेरे लिए ये दोनों चीजें अलग होंगी। अगर कोई इस यात्रा वृतांत जो है देखा गया है, मीन्स हमने एक इंसान जो है लेखक है, कोई भी रचना का जब यात्रा लिखता है तो पहले वो घूम लेता है, अवलोकन कर लेता है, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन कर लेता है, सारी चीजें क्या क्या उसे लिखना है, तो उसे जो भी याद रहते हैं, संस्मरण जो वृत्तांत रहते हैं, उसे नए ढंग से उसे लिखने की कोशिश करता है। वो एक नयापन भी लगता है और पुरानापन भी रहता है साथ साथ। और उसमें पुरानापन ये वो इसलिए दिखाना चाहेगा कि वो पुरानी चीजों को याद करके लिख रहा होता है, अपने संस्मरण में लिखने की कोशिश करता है। और
ये तीर्थयात्री के लोगों के लिए भी हो सकता है, बिना तीर्थयात्री के लोगों का भी हो सकता है। ये सारी बातें वो बताने की कोशिश कर रहा है इसमें, और पाठक पढ़कर उसे नयापन या पुरानेपन भाव से किस तरह से लेता है, वो पाठक के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहीं पर अंकित जी और कुछ बातें लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि यायावर प्रायः कहा करता है कि देश की पराधीनता, जो हमारी गुलामी है, पराधीनता सबसे अधिक अखरती है। एक अपने हिमालय के अंग संसार के सबसे ऊंचे शिखर का नाम एवरेस्ट सुनकर और एक सीमा प्रदेशों में जाने के परमिट के लिए फिरंगी पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में जाकर, अब यहाँ पर ये इसी में कहानी लिख रहे हैं कि जब ये यात्रा साहित्य वृतांत लिख रहे थे, उस समय जब इन्होंने यात्रा की थी तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो उस समय जब यात्रा करने के लिए एक परमिट, एक टैक्स बनवाना पड़ता था, उसके लिए पैसा देना पड़ता था। तो ये बोलना चाह रहे हैं, एक तो हमारा ही देश है, हम गुलाम हो गए, हमारा पराधीनता है, और ये सबसे ज्यादा अखरती कि हमारे देश का ही अंग होकर और जो दूसरे लोग हमारे देश पर राज्य कर रहे हैं, और हमें दूसरा सीमा प्रदेशों में जाना, जहाँ पर सीमाएं लगी हुई हैं, बॉर्डर बने हुए हैं, उन प्रदेशों में जाने के लिए जो हमारा अपना देश है उसका जो परमिट लेना पड़ता है, और उसके लिए फिरंगी शब्द यूज कर रहे हैं। उस टाइम में अंग्रेजी के लिए अंग्रेजों के लिए करा है फिरंगी शब्द। तो उनके पॉलिटिकल एजेंट जो होते हैं, पॉलिटिकल मतलब राजनीति के एजेंट होते हैं, उनसे परमिशन लेने के लिए उन्हें पैसा देकर हमें एक परमिट मिलता है, और जब हम जाते थे ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा अखरती थी कि उसके लिए टैक्स देना पड़ा है, और अपनी यात्रा करने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ये बात यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन, अग्गे। अब यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछ सकते हैं यहाँ पर लाइंस ड्रा करके, ये पूछ सकते हैं कौन सी यात्रा वृत्तांत की है और किस लेखक की है, ये बारे में पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। फिरंगी पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर में जाकर, ये याद होना चाहिए आपको, ये पूरा है। आगे है, अब एक प्रगतिशील आलोचक जो हैं रामविलास शर्मा क्या लिख रहे हैं आगे के बारे में, वो देख लेते हैं। जो काम उनके पिता ने पुरातत्व क्षेत्र में किया, जमीन से शिलालेख मूर्तियों को निकालने का कार्य, वही काम अग्गे ने अंतिम वर्षों में अपने भारतीय अतीत के विशाल स्मृति प्रदेश में करना चाहते थे। अब यहाँ बता रहे हैं कि रामविलास शर्मा कह रहे हैं इनके पिता जो थे पुरातत्व क्षेत्र के करते थे, जो शिलालेख मूर्तियां थे, पुरानी चीज होती, हिस्टोरिकल चीजें, उनको निकालते थे, म्यूजियम में रखवाते थे, उनकी पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताते थे। तो वही सारी चीजें काम करने का काम अब वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई। रामविलास शर्मा ने वही काम इन्होंने आगे ने भी किया। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से विशाल स्मृति प्रदेश के बारे में बताने की कोशिश की गई है, हिस्ट्री को बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह की यहाँ की हिस्ट्री रही है, भौगोलिक क्षेत्र कैसा रहा है, ये सारा यात्रा करके वहाँ के रास्ते वगैरह को बताने की कोशिश की गई है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, इतिहास की राख मिट्टी में दबे उन सब मील के पत्थरों को खोद कर बाहर निकाला है, कि मतलब जिस रास्ते में जाएंगे वहाँ के कैसे रास्ते हैं, कैसी मिट्टी है, कैसे पत्थर है, कैसी भौगोलिक स्थिति है, वहां पर क्या संस्कृति है, पहनावा, खान पान, हर एक चीज का वर्णन यहाँ पर मिलता है। भारतीय संस्कृति के पड़ाव चिन्ह इन्होंने बताए हैं। अब यहाँ पर पूरी कथा सार में बताने की कोशिश की गई है कि अग्गे जी की इस कृति में 8 यात्रा वृत्तांत का, जैसे मैंने ऊपर बताया, 8 यात्रा वृत्तांतों का वर्णन है, और सभी में पर्याप्त विविधता है, कुछ ना कुछ विविधताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी यात्रा मात्र व्यक्ति की यात्रा नहीं होती, अगर वह जिस रास्ते पर चल रहा है और वह रास्ता भी यात्रा में शामिल है तो, और रास्ते शामिल है तो क्या कुछ नहीं शामिल है। तो भी इस रास्ते भी हमें इतिहास बताते हुए चलते हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, तो रास्ते भी अपने आप में अपना इतिहास बताते हुए चल रहे हैं, और आगे पढ़ने वाले लोगों के इन रास्तों के में पढ़कर जानकारी मिल जाती है। यही बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर।
अरे यायावर रहेगा याद आगे का एक ऐसा ही यात्रा संस्मरण है में रास्ते शामिल है। इसलिए यह पुस्तक अपने काल के भीतर और बाहर एक प्रक्रिया का एक विचार और एक विमर्श भी है कि हम इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं। आगे की यह पुस्तक बस मायने में एक कालातीत मिसाल लगती है कि इसके बहाने द्वितीय विश्व से लेकर पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी तक का वह भूगोल जो है, उसकी ज्योग्राफी, कालखंड कैसा समय रहा है, सामने आ जाते। जहाँ जितने अधिक सपने थे उतने ही यातनाओं के मंजर भी थे। मैं जितनी भी यातनाएं इन्होंने इनके इसमें 8 शीर्षक हैं। 8 शीर्षकों में उपशीर्षकों में इन्होंने बांटा है इस यात्रा वृत्तांत को। तो यहाँ पर उन्होंने जो जो चीजें यहाँ पर झेली हैं वो सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। अब आगे ने अपनी यात्रा में कौन कौन सी जगह के बारे में बताया है। लाहौर, याद रखिए यही क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कौन कौन सी जगह हैं। तो लाहौर, कश्मीर, पंजाब, औरंगाबाद, बंगाल, असम। असम में ही मैंने स्टार्टिंग में ही बताया तुर्खम टायर की कहानी, परशुराम से तुर्खम जो असम में ही है। औरंगाबाद आके आपका एलोरा की गुफाएं जहाँ पर हैं, पंजाब, बंगाल, इन सब का ही वर्णन उन्होंने किया है। आदि प्रदेशों की प्रकृति और भूमि से गुजरते हुए अपनी कथात्मक शैली और भाषा की ताजगी से सिर्फ सौंदर्य को ही नहीं रखते, बल्कि सदियों हम जिनके गुलाम रहे उनके इतिहास के पन्नों को भी पलट देते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया है, ये नाम याद रख लीजिए कि कौन कौन से। लाहौर, कश्मीर, पंजाब, औरंगाबाद, बंगाल, असम, ऐसी मनाली, कुल्लू, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, इन सब का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक की शुरुआत ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के अवतरण से हुई। तो शुरुआत जब हो रही है तो यही क्वेश्चन पूछते कौन से उससे हो रही। तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के अवतरण से हुई, फिर बाद में हिमालय की दुर्ग झील में डेरा डालने की हुई, और अंत एलोरा की गुफाओं में इतिहास खोजने की कोशिश से हुआ है। एलोरा की जो गुफा है उससे वहां पर इनका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है इस यात्रा साहित्य का। तो स्टार्ट याद रखना है ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग से होता है। यही क्वेश्चन में पॉइंट डालेंगे, ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में से होता है। इसकी शुरुआत जो होती है, इस पुस्तक की शुरुआत ब्रह्मपुत्र से होती है, तो यही याद रखिए। तो अज्ञे जी ने एक लेख में पर्यटकों की जिम्मेदारियों का भी बोध कराया। जो पर्यटक रहते हैं, टूरिस्ट जो रहते हैं, उसके जिम्मेदारी क्या क्या होती है एक टूरिस्ट की, उसके बारे में बताया है। लाहौली लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति अभिमान और बाहर से आने वाले लोगों के प्रति अनभिज्ञता का वर्णन करते हुए चिंता व्यक्त की कि बाहर से आने वाले लोग किस प्रकार नशा व्यसन यहाँ पर लेकर आते हैं, कि कुछ लोग जो बाहर से आते किस तरह के नशे लाते हैं, ऐसे टूरिस्ट लोग आ जाते हैं, उनके बारे में चिंता भी व्यक्त की है इन्होंने। माना कि पहाड़ी जनजातियां पर्यटकों को जीवन पद्धति के अनुसार विकसित नहीं है, लेकिन उनमें विकृतियां तो नहीं है, उनमें कोई, अगर मतलब है ये बताने जो पहाड़ों पर रहते हैं, जनजातियां रह रही हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनमें कोई शराब नशे वाली विकृतियां तो पैदा नहीं होती है। जो अन्य जगहों पर लोग रह रहे हैं, अच्छी जगहों पर रह रहे हैं और यहाँ पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, तो वो नशा वगैरह कर रहे हैं, तो उनमें कुछ विकृतियां आ गई हैं। अब यहाँ पर आगे बताने की कोशिश करते हैं वैज्ञानिकता और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में उनके विकास, विस्तार और विध्वंस के गणित को हल करने का द्वंद्व और अथक उद्यम इस पुस्तक को वायरल कृति बनाते हैं। वायरल कृति क्यों बनाते हैं, तो ये पूछ सकते हैं इस कृति को कृति आगे के अनुसार इस कृति को वायरल कृति क्यों बनाया जाता है। तो उनके जो वैज्ञानिकता के कारण बना सकते हैं, जो हमारे साइंटिस्ट है, और आधुनिक मॉडर्न नजरिए से बना सकते हैं, जो मॉडर्न विकास हो रहे हैं उसके। तो इन सब के नजरिए से इस पुस्तक को वायरल करती बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर पूछ सकते हैं, आगे बोल सकते हैं अज्ञे जी की दृष्टि के कारण यात्रा भ्रमण की बजाय एक ऐसी घटना बन सकी जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया में अपना कुछ अगर खो जाता है तो बहुत कुछ मिल भी जाता है। अपना बहुत कुछ खोने पाने और सृजन करने का नाम अरे यायावर रहेगा याद है, क्योंकि इस कृति में बहुत कुछ उन्होंने खो कर पाया भी है और सारी चीजें इसमें लिख दी हैं। अगर हम पूरा यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं तो हमें उस पूरी
असम से लेकर पश्चिमी प्रदेश तक जो है, पश्चिमी एरिया तक, पश्चिमी क्षेत्र तक बहुत जानकारी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, लोगों के बारे में इस पुस्तक को पढ़कर पता चल जाता है। इस पुस्तक की समीक्षा अब हम देख लेते हैं, इसमें समीक्षा कर रहे हैं क्या हो सकती है कि एक बात की दुविधा है कि इस पुस्तक की समीक्षा करते समय इस पुस्तक समीक्षा कहा जाए या एक यात्रा वृत्तांत कहा जाए। इसके पीछे कारण यह है कि इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते पाठक लगभग एक यात्रा ही कर लेता है। इतना सजीव चित्रण किया गया, इसमें सजीवता मिल रही है। इसमें कैसा है, सजीव चित्रण किया गया, निर्जीव क्या चित्रण किया गया है, सजीव चित्रण किया गया, तो पूछ सकते हैं सजीव चित्रण किया गया है। संक्षेप में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में यायावर के नाम से विख्यात, तो ये हिंदी साहित्य में यायावर नाम से विख्यात कौन कौन से हैं, अज्ञे हैं, एक राहुल सक्रात्याय, यन को बोला जाता है, तो सबसे फेमस ही अज्ञे और राहुल सक्रात्याय यन है। हम अज्ञे के बारे में पढ़ रहे हैं कि हिंदी साहित्य में यायावर के नाम से विख्यात अज्ञे ने संपूर्ण भारत का भ्रमण कर भारतीय संस्कृति के यथावर कृतियों, जो कृति हैं, मंदिर हैं, महल हैं, गुफा हैं, गुफाओं पर उत्कीर्ण जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों के महत्व उजागर करते हुए उनके संरक्षण एवं विस्तार पर विचार प्रस्तुत किया। जब एलोरा की गुफाएं घूम रहे होते हैं, औरंगाबाद में घूम रहे होते हैं, तो वहाँ की हर एक चीज के बारे में वो बताते हैं। उसकी कैसी मूर्तियां, कैसी जगह हैं, कैसी नक्काशी है, ये सारा वर्णन वो करते हैं, जिससे हमें पढ़कर वहां पर नहीं गए हुए भी पढ़कर बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। ये चीजें बताने की कोशिश की गई है इस पुस्तक में। यहाँ पर आगे भारतीय संस्कृति, सभ्यता एवं इतिहास के पारखी विचारक है। इन्हें परख है, जैसे कहते हैं हीरे की परख जौहरी को होती है, ऐसी इन्हें इतिहास की परख, संस्कृति की परख थी। कहाँ कैसी संस्कृति है, उसको किस ढंग से लिखा जाए, उस परख को देखते हुए इन्होंने एक पूरा यात्रा वृत्तांत ही लिख डाला है। आगे की मान्यता है कि आधुनिक भारतीय संस्कृति का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसके प्राचीन स्वरूप का विकास हो, किंतु आगे चिंता व्यक्त करते हैं कि वर्तमान समय में आधुनिकता के नाम पर जिस प्रकार पश्चिमीकरण, वेस्टर्न कल्चर आ गया है हमारे इंडिया में, वेस्टर्न कल्चर आ जाने से कि अंधी दौड़ सी लगी हुई है, पश्चिमीकरण की अंधी दौड़ सी लगी हुई है, उसमें भारतीय कलाओं का विकास एवं विस्तार की अधिक संभावना ना नहीं नजर आती है। जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कलाएं हैं, उनको नकारा जा रहा है, और पश्चिमीकरण जो वेस्टर्न कल्चर है उसे अपनाया जा रहा है, वेस्टर्न चीजों को अपनाया जा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की है। बल्कि वर्तमान समय विनिर्मित बड़े बड़े भवन, महल ही नहीं, छोटे छोटे घरों में भी जातीयकरण की नकल बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इस हर छोटे बड़े घरों में, महलों में, महलों की बात तो छोड़ ही दो, यहाँ बोला गया कि गांव है, छोटे छोटे नगर है, वहां पर भी अब वेस्टर्न कल्चर देखने को मिल रहा है। ये बात बताने की कोशिश की गई है। आज भारतीय स्थापत्य नाम की कोई भी चीज नहीं, नजर ही नहीं आ रही है, ये बताने की, क्योंकि आज भारत की जो स्थापत्य कला है उसकी कोई भी चीज यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रही है। भाषा शैली के बारे में बताया कि अज्ञे जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। कैसी है, संस्कृत निष्ठ है। इस यात्रा वृत्तांत की शैली कहानी में है। कैसी है, इस शैली कौन सी है, कहानी में है। कहानी के माध्यम से कही गई सारी बातें हैं, तो कहानी में है। ऐसा लगता है जैसे अज्ञे जी की कोई कहानी कह रहे हैं, हम सब उस कहानी के पात्र हैं। बीच बीच में उन्होंने संस्कृत में सूक्तियां भी लिखी, हिंदी में कविताएं भी लिखी, हिंदी की कुछ कविताएं भी लिखी हैं। आप लोग जो लोग हैं उसमें देखकर आप लोग वो कविताएं कौन कौन सी हैं, एक एक लाइन को जरूर पढ़ लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन अब पुट अप हो सकते हैं। जो इतनी अच्छी है जितनी अज्ञे जी की यात्रा वृत्तांत। मिसाल के तौर पर अज्ञे जी की एक कविता के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत है। यहाँ पर है एक, यहाँ पर हमने दी है, ये देखिए, ये कविता की है, ये वाली पंक्ति देख सकते। एक बार फिर रातें अंधियारी हो जाएंगी और दिन उदास, पंक्तियां पीली पड़ जाएंगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और तने जलमग्न होंगे। बिच्छू और सांप के फुत
फुटकारों में क्रोध बेबस हो उठेगा। तो ये एक इनके जो इन्होंने यात्रा साहित्य में कविता लिखी है उसकी पंक्ति है। एक बार फिर से बोलती हूँ, एक बार फिर रातें अंधियारी हो जाएंगी और दिन उदास, पत्तियां पीली पड़ जाए और तने जलमग्न होंगे, बिच्छू और सांप के फुटकारों में क्रोध बेबस हो उठेगा। एक दूसरी पंक्ति है, यायावर का तंडीरा तीस्ता के पुल की ओर बढ़ा। एक तीसरी और कविता थी इसमें, दिन भर टाट सीखती रही, दिन भर टाट सीखती रही। ये तीन कविताओं की पंक्तियां यहाँ पर आपको दी है। अब यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी का प्रयोग भी किया है, कुछ कुछ लिखा है इन्होंने, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। तो ये वर्ड्स इन्होंने यूज करे हैं, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। ये बात कही है इन्होंने। और आगे कहा है, हम यूं भी कह सकते हैं कि अज्ञे जी ने इस यात्रा संस्मरण को विवरणात्मक शैली में लिखा है, जो विवरण के तरीके से हम डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं, तो उस शैली में लिखा है। इस शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि प्राकृतिक दृश्यों, पर्वतमालाओं इत्यादि का विशद वर्णन किया है, अच्छे से इन्होंने वर्णन किया है। लेखक की इस पुस्तक में यात्रा तथा संस्मरण का पंचमेल है। यात्रा और जो संस्मरण है उसमें बहुत अच्छे से इन्होंने बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और मैं बताने की कोशिश करूंगी कि कुछ सारांश बताऊंगी कि अरे यायावर रहेगा याद में 8 यात्रा वृतांत दिए गए थे, जैसे मैंने ऊपर बताया, और सभी में पर्याप्त विविधताएं, हर कुछ न कुछ विविधताएं देखने को मिलती है। इसमें इन्होंने असम यात्रा में असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमालय प्रदेश के भूगोलों का वर्णन किया है, भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया है, और साथ ही साथ तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी बताया गया है। तमिलनाडु क्षेत्र के जो प्राचीन मंदिर हैं उसके बारे में बताया है। विविधता की बात यह है कि पुस्तक की शुरुआत ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के अवतरण से हुई थी। याद रखना है कौन से, ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के अवतरण से हुई। फिर बात हिमालय की दुर्गम झील में डेरा डालने से हुई। हिमालय की जो झील है वहां पर डेरा कैसे इन्होंने डाला है वहां से हुई। और अंत हुआ एलोरा की गुफाओं में। इतिहास खोजने, यहाँ पर इन्होंने एलआर की गुफाओं में इतिहास खोजने की कोशिश की है। पहला लेख जो परशुराम से तुर्खम है उसमें अज्ञे ने यात्रा एक सैनिक के रूप में की थी, जबकि किरण की खोज में इन्होंने भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में लिखा है। भौतिक शास्त्र के होते हैं, फिजिक्स के जो होते हैं उसके विद्यार्थी के रूप में बोला है। अन्य कई लेख उन्होंने साधारण घुमक्कड़ के तौर पे लिखे हैं। तो यही पूछ सकते हैं, पहला सैनिक, और दूसरा जो इन्होंने किरणों की खोज में जो करा है ये भौतिक रूप में की हुई है, और तीसरा और कई जितने भी लिखे हैं घुमक्कड़ के तौर पर लिखे गए हैं। सारे लेख किसके तौर पर, घुमक्कड़ के तौर पे लिखे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। अज्ञे द्वारा रचित या यायावर रहेगा याद का आरंभ परशुराम से लेख से होता है। लेखक को सेना में नौकरी के समय असम प्रदेश तुर्खम में रहने का अवसर मिला। जो असम प्रदेश है वहां पर तुर्खम एक जगह है, वहां पर मिलता है, असम प्रदेश से तुर्खम में रहने का अवसर मिलता है। यात्रा के लिए जो ट्रक मिला था उसका एक ही टायर भरोसे लायक था, और कार्बोरेट जो उसका कार्बोरेटर था वो खराब था। कांच टूटे हुए थे। कांच कैसे थे, वो टूटे हुए थे। ब्रेक कमजोर था। बल्कि बत्ती जो थी, लाइट जो थी उस ट्रक की जलती नहीं थी। ठीक पर लेखक के लिए चांदनी में तो पूरा प्रदेश दिखता है, तो पर लेखक को तो ये पूरी चांद रात रही थी, चांदनी, चांद की चांदनी जो रोशनी थी उससे पूरा प्रदेश दिखता था, जबकि बत्ती जलाने से सिर्फ सड़क ही दिखता था। यही सत्य था। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। वहां से 40 मील जाकर टामी का पड़ाव था। अब वहां से 40 मील की दूरी पे गए हैं, तो वहां पर उन्हें टामई का पड़ाव था। टामी तक गाड़ी जाती थी, वहां से घाट पार कर 4-5 मील जंगल पैदल पार करना पड़ता था। अब टामई 40 मील दूर चले गए वहां से परशुराम से।
और फिर उसके बाद 40 मील टाइमी गए, टाइमी के बाद 4-5 मील फिर चले, वो जंगल पैदल पार किया, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के पास पहुंच जाते। ब्रह्मपुत्र को लोहित कहते हैं। टाइमी घाट पर ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता, पूछ सकते हैं। जो टाइमी घाट है वहां पर ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जा रहा है, ब्रह्मपुत्र को लोहित लोहित कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहित। यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाइमी घाट पर ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया है, लोहित कहा गया है। फिर इसके बाद है यहाँ पर, जब ये किरणों की खोज में है, वहां पर इन्हें 5 लोग थे, 5 लोगों का दल था यहाँ पर। तो यहाँ पर उसमें गुरु थे, तो गुरु और दंपति लेखक के साथ थे। दंपति जो थे लेखक के साथ थे, एक दंपति थे वो इस लेखक के साथ है, जिसमें पत्नी को गुरु की विशेष चिंता हो रही थी। लेखक के भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर जो थे ईसाई धर्म के अनुयायी थे। अब ये यहाँ पर किरणों की खोज कर रहे थे, तो उनके प्रोफेसर तो थे कौन से धर्म के थे, ईसाई क्रिश्चियन थे, के अनुयायी थे इन्होंने। तो यहाँ पर ईसाई पे मैं येलो लाइन बना रही हूँ। यस, ईसाई धर्म के अनुयायी थे। इनके भौतिक प्रोफेसर कौन थे, ईसाई धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने कभी धर्म सिद्धांतों की बात कही हो तो ऐसा लेखक को याद नहीं। इन्होंने कभी भी, अनुयायी होने पर भी इन्होंने कभी भी सिर्फ धर्म सिद्धांतों की कोई भी बात नहीं की थी। लेखक को कोई भी बात ऐसी याद नहीं आती, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके प्रोफेसर जो थे भौतिक विज्ञान के, वो ईसाई धर्म के अनुयायी थे। हमेशा प्रयोगशाला ने यंत्रशाला में कुछ बनाने वाले गुरुजी कई वर्षों से डॉक्टर कैप्टन जो थे नोबल, ये जो थे नोबल पुरस्कार विजेता के साथ कॉस्मिक किरणों पर शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। इस बार कैप्टन जो थे अमेरिका में ऊंचे तल पर वायुमंडल में माप ले रहे थे, मीन्स गुब्बारे के द्वारा पानी की गहराइयों से नाप ले रहे थे। मीन्स पानी के गुब्बारे के द्वारा ये माप ले रहे थे, नाप रहे थे, उस चीज को माप रहे थे। और पानी की गहराइयों में माप लेने का काम लेखक के गुरु जी का था। जो पानी में मापना था उसकी गहराई को, तो लेखक के जो गुरु थे उनका काम था। ये बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हम बता रहे हैं, जो एलोरा की गुफाएं हैं उसके बारे में बता देते हैं। कि औरंगाबाद जैसा कि नाम से ही प्रकट है, औरंगजेब ने बसाया था। ये खुलदाबाद भी उसी की कृति है। खुलदाबाद का अर्थ है स्वर्ग की बस्ती, न जाने क्या सोचकर औरंगजेब ने इस स्थल को यह नाम दिया होगा। ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं आगे। तो यहाँ पर खुलदाबाद जगह का खुलदाबाद का नाम आया, और औरंगाबाद नाम इसमें आया है। तो याद रखिए, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकते हैं। खुलदाबाद उस उच्च समतल भूमि की छत पर बसा है जिसकी पश्चिमी ढाल पर एलोरा की गुफाएं हैं। जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां पर ही खुलदाबाद है। गुफाओं के सामने कुछ दूर पर अहल्याबाई का मंदिर है, पूछ सकते हैं। अहल्याबाई का मंदिर है यहाँ। और उसके पास एक ताल का सांझ के प्रकाश में, सांझ मतलब इवनिंग टाइम में चमक उठता है। जो वहां पर एक तालाब है, पौंड है, ताल मतलब तालाब। तो जब समय अहिल्याबाई के मंदिर के सामने जब शाम होती है, इवनिंग टाइम होता है, तो जो इवनिंग टाइम होता है उसमें रोशनी आ रही होती है चांद की, तो वो चमक जाता है। एलोरा की गुफाएं 3 श्रेणियों में बांटी गई थी, बढ़ जाती है। एलोरा की गुफाएं कितनी, पहली श्रेणी, दूसरी और तीसरी। पहली श्रेणी में बौद्ध गुफाएं हैं, मीन्स वहां पर बौद्ध धर्म के जो मंदिर होंगे उनकी गुफाएं होती हैं। मीन्स उसमें बौद्ध धर्म की मूर्तियों की मिलेंगी, तो बौद्ध गुफाएं हैं। दक्षिण से आरंभ करके पहली बारी गुफाएं बौद्ध हैं। जो 12 गुफाएं हैं वो कौन सी हैं, बौद्ध हैं। तो जब हम साउथ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, दक्षिण मतलब साउथ, साउथ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कौन सा एरिया, वहां पर जब औरंगाबाद में गए जहाँ पर गुफाएं हैं एलोरा की, तो वहां से उसके 7 एरिया से काउंट करेंगे, तो इसकी 12 गुफाएं जो हैं बौद्ध वाली हैं। और दूसरी श्रेणी में 17 ब्राह्मण गुफाएं हैं। अब दूसरी श्रेणी में रख रहे हैं ब्राह्मण गुफाएं हैं। इनकी इस संख्या 13 से लेकर 29 तक है। 13 से लेकर 29, 13 13 26 हो गई, और 29, 13 से लेकर 29, तो 13 से लेकर यहाँ पर ही 29 हो जाएंगे। और इनके विशेष उल्लेखनीय है, इसमें क्या क्या सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है, ये बात पूछी गई है कि उल्लेखनीय बात क्या है। तो इसमें 14वीं संख्या की जो गुफा है
उसमें रावण 6 है, तो रावण के बारे में वहां पर कलाएं मिलती हैं। 15 मई में दशावतार, वही भी दशावतार जो है उनके बारे में। और 16वें में कैलाश अथवा रंग महल के बारे में वहां पर पिक्चर्स मिल जाएंगी वहां पर। और 21 जो 21 नंबर पे है, रामेश्वर के बारे में वहां पर पिक्चर मिलेंगी। और 29 में सीता की नहानी है, तो सीता की नहानी तक का वर्णन किया गया है। तो ये सारी चीजें 13 से 29 तक गई हैं। और शेष गुफाएं जो हैं उनके बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो शेष गुफाएं 31, 32, 33 की गुफा समूह जैन है। और अंतिम समूह की मुख्य गुफा इंद्र सभा कहलाती है। जो अंतिम समूह की मुख्य जो गुफा गुफा होगी वो क्या कहलाएगी? इंद्र सभा कहलाएगी, याद रखिए। जो अंतिम मुख्य सभा गुफा होगी वो क्या कहलाएगी? इंद्र सभा। और यही उल्लेख है कि इसमें इंद्र और इंद्राणी की विशाल मूर्तियां हैं। किसकी? इंद्र और इंद्राणी हैं। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी बोला गया है। इनकी मूर्ति, इधर उधर तीर्थकारों की मूर्तियां, कुछ तीर्थकारों की भी मूर्तियां दी गई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो आज मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। तो इसी तरह से हम और दूसरी वीडियो प्रस्तुत होते रहेंगे। और कैसी वीडियो लगी कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।